हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी तक हमने साउंड का लगभग पार्ट कर ही लिया है। मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने वेव के बारे में देखा कि वेव क्या होती है, वेव कैसे प्रोपोगेट करती है, किस किस टाइप की वेव्स होती हैं, एंड उनमें एक खास जो रिलेशन वो आपको याद रखना चाहिए, v बराबर एफ लेमडा। v होती है वेव की स्पीड यानी वेव की चाल, और f होती है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, एंड लेमडा जो होता है वो आपका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, ये रिलेशन बहुत ही काम का है और ये हर वेव के लिए वैलिड है, तो साउंड के लिए भी वैलिड है। उसके बाद में हमने देखा साउंड वेव क्या होती है, कैसे प्रोपोगेट करती है, कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और उसको प्रोपोगेशन के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है इसलिए उसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। मैकेनिकल वेव है इसलिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एंड उसके अलावा हमने देखा जो कल की क्लास हुई उसके अंदर कौन सी साउंड को हम सुन सकते हैं, कौन सी को नहीं सुन सकते। उसके लिए सबसे बड़ा रोल किसका था, फ्रीक्वेंसी का था। यदि आपकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो वो नहीं सुनाई देगी, और अगर 20,000 यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है तब भी नहीं सुनाई देगी। उनके बीच में होगी तो वो आएगी ऑडिबल रेंज में। ठीक है, ये हमने मोटा मोटा चीज हमने देख लिया। एक जो चीज बची है वो थोड़ी सी फटाफट बताता हूं मैं। ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, ये मीडियम के लिए वेरी करती है। मतलब जैसे अभी हवा में जा रही है तो उसकी स्पीड कुछ अलग होगी, यदि पानी में है तो इसकी स्पीड कुछ और होगी, यदि किसी मेटल के अंदर देखेंगे सॉलिड के अंदर तो उसके अंदर स्पीड कुछ और होगी। और सबसे ज्यादा जो इसकी स्पीड आती है वो आती है एल्यूमिनियम के अंदर। याद कर लीजिए, धातु अगर कोई सॉलिड होगा तो सॉलिड के अंदर एल्यूमिनियम है जिसके अंदर इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है और लगभग 6400 मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद में जैसे मैं बात करूं वाटर की या लिक्विड की, सॉलिड के बाद में लिक्विड की, उसके अंदर वाटर ही होता है बट वो ओशन वाला समुद्री जो जल होता है उसके अंदर। ठीक है, तो आप पानी का ध्यान में रख लेंगे। और उसके अंदर मेरे ख्याल से लगभग मैं ये एग्जैक्ट नहीं लगभग बता रहा हूँ 1500 मीटर पर सेकंड के आसपास आता है। एंड उसके बाद में जो फेज है उसका गैस के अंदर हाइड्रोजन जो गैस है उसमें सबसे ज्यादा होती है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के अंदर लगभग 1200-1300 के आसपास है। अब 1250 कर लीजिए अंदाजन, लगभग इतना है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें था। और अपनी जो एयर है, एयर का मतलब तो सारी आ गई, उसके अंदर जितनी भी गैसेस मिली हुई है। हाँ, तो एयर के अंदर 330, कुछ लोग 340 बोलते हैं, ये तो मैंने बताया था कि बदलता रहता है। आप 330 मीटर पर सेकंड मान लीजिए। ठीक है, 333 मानते हैं कहीं, ठीक है, बट ठीक ठाक है 330 मान लीजिए। ठीक है, वैसे आपको देगा वो जहां पर भी कैलकुलेशन के लिए उसको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब देखिए साउंड क्या है, एक वेव है, तो वो जाएगी तो टकरा के तो वापस आएगी, सीधी सी बात है। उस टकरा कर वापस आने को किसी सरफेस पे टकराएगी और वापस आ जाएगी। जैसे मान लो कि आप यहां पर खड़े हो और यहां पे एक दीवार लगी हुई है, और ये दीवार आप जब बोलो तो यहां से साउंड निकलेगी। आपने बोला हेलो, तो हेलो यहां से निकला, वो गया टकराया और वापस आ गया, तो आपको सुनाई देता है हेलो। थोड़ी देर बाद में पहाड़ों के अंदर कभी भी चले जाओ, वादियों के अंदर, तो जोर से अपना नाम चिल्लाना, थोड़ी देर बाद में लौट के वापस आएगा। एक्चुअली क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। सर दीवार तो मेरे कमरे की भी है, मैं कमरे की दीवार के अंदर जब बोल रहा होता हूं तब तो वो रिफ्लेक्ट होके नहीं आती, वो एक्चुअली आती तो है, वो आती तो है, बट क्या है कि उसके पास में मतलब स्पीड ज्यादा है तो वो फटाफट ही आ जाती है और आपके कान सेंस ही नहीं कर पाते। आपके कान अगर किसी साउंड को सेंस करे, मान लो आपने हेलो बोला और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, उसे सेंस करने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड चाहिए। कितना टाइम चाहिए, 0.1 सेकंड चाहिए। 0.1 सेकंड का मतलब क्या हुआ, जब कैलकुलेशन पूरी करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। और जब कैलकुलेशन पूरी करते हैं तो पता चलता है कि आप कम से कम दीवार से 17 मीटर या 16-17 मीटर से दूरी पर होने चाहिए। यदि आप इतने दूरी पर हैं 17 मीटर, तब तो क्या होगा, आपका जो लिया गया टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 0.1 सेकंड हो जाएगा। आपका नहीं मतलब जो साउंड टाइम लेगी, यहां जाएगी टकराएगी और वापस आएगी, अगर इतनी दूर है 17 मीटर कोई दीवार, तब तो उसे जो टाइम लगेगा वो कितना आएगा, 0.1 सेकंड। कैसे कैलकुलेट करना सिखा देता हूं, बहुत आसान है। टी बराबर कैसे निकालेंगे, डी बाई वी,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं। अरे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, बस बहुत सही है। अब देखिए जाने में 17 और आने में भी 17, जाने में 17 या डी निकाल लेते हैं या फिर डी निकाल लेते हैं। तो देखो टाइम कितना होना चाहिए, डी बराबर क्या हो जाएगा, वी टी हो जाएगा। वी कितना है, लगभग 330 या 340, इनटू में टाइम कितना होना चाहिए 300, टाइम कितना होता है 0.1 सेकंड का गैप तो होना ही चाहिए। तो ये कितना आ गया, लगभग 33 या 34 मीटर के आसपास आ गए। अब ये 34 मीटर साउंड ने ट्रेवल किया है, तो 17 जाने में और 17 आने में, सीधी सी बात है, 17 जाने में और 17 आने में 34 मीटर हो गया। हाँ, तभी हम सुन पाएंगे। जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, अगर उसको सुनना है तो वो कम से कम 17 मीटर दूर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कम से कम उतना होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा तो बढ़िया बात है, तो हम ठीक तरीके से उसको महसूस कर पाएंगे, हाँ रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। ये बात समझा कि ना, बस यही था। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी, इतनी होनी चाहिए। हाँ, दीवार ऐसी लगा रखी है जो साउंड को ऑब्जॉर्व कर ले, रिफ्लेक्ट ही ना करे। देखिए जब आप नया नया कमरा बनाते हो ना, अपना घर बनाते हो, तो कोशिश करना उसके अंदर जाओ और बोलो, वो गूंजता है। गूंजता मतलब क्या होता है, उसे अनुरणन बोलते हैं। वैसे एक वर्ड है, आप लिख लो, रिवेब्रेशन, इस तरीके का इंग्लिश में, तो हिंदी में अनुरणन बोलते हैं इसे। होता क्या है, बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं और आप कानों पड़ते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो इस दीवार से भी टकरा के आई, इससे भी टकरा के आई, ऊपर से भी टकरा के आई, नीचे से भी आई, और हो सकता है पहले इधर टकराई, फिर इधर टकराई, फिर मेरे कान में टकराई, ये टकराई, इधर इधर इधर, यहां टकराई, ऐसे साउंड पहुंच रही है। हाँ, जब जब टकराएगी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो उतनी धीरे सुनाई देगी, ये तो बात ठीक, लेकिन गूंजेगी तो सही ना, तो मेरी आवाज कई देर तक गूंजती रहेगी रूम में। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं, अनुरण। सिनेमाघर को अगर ठीक तरीके से, तो क्या होगा, साउंड बार बार टकरा के आपके कान में पहुंचेगी, आपको मजा ही नहीं आएगा मूवी देखने में। तो क्या करना चाहिए उसके लिए अपन को रूम के अंदर बहुत सारा सामान रख देते, ऐसे रखते भी है, जैसे बेड रख दिया, खाट रख दी, टेडी बियर रख दिया, पर्दे लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो सारी चीजें लगाने से हुआ क्या, वो क्या करते हैं, सारा का सारा जो साउंड है उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। अपनी जो वाल होती हैं, अगर उसको स्मूथ बनाएंगे, ज्यादा स्मूथ बनाएंगे ना तो रिफ्लेक्शन अच्छा होगा, अगर खुरदरी बनाएंगे तो रिफ्लेक्शन बुरा होगा। बात समझा रहे ना। तो अगर खुरदरी दीवारें हैं तो वो भी क्या कर लेती हैं, थोड़ा ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। ठीक है, ये बात समझा रही होगी आपको। तो इसको कम करने के क्या क्या तरीके हैं, बस यही तरीका है कि आपको बहुत सारा सामान रख देना चाहिए कुल मिलाकर, और ऐसा चीजें रख देनी चाहिए जो साउंड को क्या कर ले, ऑब्जॉर्व कर ले। दीवारों के ऊपर पर्दे लगा दो या पर्दे लगा दो बहुत सारे, तो वो भी क्या कर लेते हैं, साउंड को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। उससे उसके बाद में रिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा बट बहुत कम होगा, जो आपको फील भी नहीं होगा और आप ठीक तरीके से सुन पाएंगे, जैसा सिनेमाघरों के अंदर होता भी है। ये समझ आ गया ना, ये रिफ्लेक्शन समझ आया ठीक तरीके से। हाँ, ज्यादा कुछ है नहीं इस आज वाले लेक्चर के अंदर, यही चीज है, ये मोटी मोटी चीजें, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए बस। ओके, अब देखिए कुछ एक यूज है रिफ्लेक्शंस के, वो देख लेते हैं। सबसे जो बढ़िया यूज है वो है इसका, वो है जो डॉक्टर यूज करते हैं ना, स्टेथोस्कोप। ठीक है ना, क्या है सबसे बढ़िया यूज, स्टेथोस्कोप। किस तरीके का होता है वो, इस तरीके का, इस तरीके का होता है, मस्त तरीके का। यहां से वो लगाता है अपने जहां पर, या तो हार्ट पे लगाएगा, पीठ पे लगाता है, साउंड को सुनने के लिए, अपने अंदर की साउंड को सुनने के लिए क्या करेगा, लगा देगा। यहां होगा क्या, जब साउंड इसके पास आएगी, अब आ तो गई लेकिन इसको यहां तक पहुंचना है ना, ताकि वो अपने कानों से सुन सके। होगा क्या, यहां पर क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। साउंड यहां से आई, फिर टिचक 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 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना, तो ये किस कंसेप्ट पे काम करता है, कई बार पूछ लेता है, स्टेथोस्कोप किस कंसेप्ट पे काम करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे। किस पर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इसको बहुल परावर्तन बोलते हैं। किस पर, बहुल परावर्तन। ध्यान रख लीजिए, साउंड क्या होती है, बार बार परावर्तित होती है इसके अंदर, धड़ 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 धड़, फिर पहुंचती है यहाँ पर, नहीं परावर्तित हो होकर पहुंचती है। ये बात समझ आ गई होगी, ये स्टेथोस्कोप है ना। हाँ, तो डॉक्टर लोग जो होते हैं उसको रखते होंगे गले के अंदर। ठीक है, कुछ डॉक्टर जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं वो तो उसको टांग के रखते हैं, ताकि पहले से पता लग जाए कि तुम करते हैं क्या हो। अच्छा, डॉक्टर है, ठीक है ना, उनका सही है भाई, उनका आसानी से पता लग जाता है। ये ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ आएगी। बाकी और सारे, जैसे आपने होर्न बना रखा है, तो होर्न का देखा वो कौन शेप का होता है कि नहीं, कौन शेप का होता है, पीछे से साउंड प्रोड्यूस होती है, और होता कैसा है, वो कौन शेप का होता है, इस तरीके का।
इसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं और फिर साउंड निकलती है बाहर, ठीक है। हाँ, और एक फिक्स डायरेक्शन में निकलती है, ठीक है ना। अपन ज़्यादातर जो एनर्जी होगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ज़्यादातर साउंड इस डायरेक्शन में जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, लेकिन बहुत कम जाएगी। पास में आ रही है ना। हाँ, हम ज़्यादा इनका हॉर्न का यूज इसीलिए करते हैं, ठीक है। आपके लाउड स्पीकर हो गए, ये सब है, ये भी किस पे बेस्ड होते हैं, आपके मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज़ें, कुछ ज़्यादा है नहीं। एक जो बहुत ही काम की चीज़ है वो है सोनार। सोनार, SONAR, फुल फॉर्म याद कर लीजिए इसकी, हो सकता है कोई पूछ ही ले। साउंड, SO मतलब साउंड, N फॉर नेविगेशन, N फॉर नेविगेशन, एंड A फॉर एंड, R फॉर रेंजिंग। देखो भैया, हमें समुद्र तल की गहराई नापनी है या समुद्र की गहराई नापनी है, कितने गहरा है, या कोई ऑब्जेक्ट आ तो नहीं रहा है, अपना जहाज अपने उसके ऊपर समुद्र में रखा है, जहाज हो सकता है सबमरीन को रखा है, तो वो तो मिलिट्री वाले रखते ही हैं। तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि समुद्र है भाई, तो ये समुद्र की सतह हो गई, इसके नीचे मस्त पानी, भारी पानी 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 पानी, और यहाँ तक का वो गहराई मुझे नापनी है। ये मुझे पता नहीं, लेकिन नापनी तो है। कैसे नापूंगा, ये अपनी जहाज होगी तगड़ी सी, टिस टिस टिस, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे लगा हुआ सोनार लगा हुआ, एक तरीके का टेक्नोलॉजी है ना। अब ये क्या करता है, यहाँ से साउंड को, सिग्नल को सेंड करता है, साउंड जाएगा भागा भागा और लौट कर आएगा यहाँ तक, आया कि नहीं आया। तो डी डिस्टेंस जाने में, एक मिनट, डी डिस्टेंस जाने में और डी डिस्टेंस आने में, और ये स्पीड साउंड की कितनी है, v। जब भेजा है और वापस आया, डिटेक्ट किया, तो वो टाइम तो पता रहेगा। अरे बोलो, टाइम पता रहेगा या नहीं रहेगा, जी बिल्कुल पता रहेगा। तो मुझे डिस्टेंस पता करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना। देखिए, जो भी टाइम लगा, मान लेते कितना टाइम लगा, t। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, याद कर लीजिए इस चीज को। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत जगह काम आ जाएगा आपके लिए। तो स्पीड तो कितनी है, v। डिस्टेंस कितना क्या है, d जाने में और d आने में, 2d हो गया। कितना हो गया, 2d डिवाइड बाई टाइम कितना लगा, वो जो बता देगा टाइम, t लगा। तो यहां से d निकालना मुश्किल काम है क्या, ना बिल्कुल भी नहीं है। तो d बराबर कितना आ जाएगा, vt/2। इस तरीके से हम क्या नाप सकते हैं, गहराई को नाप सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, मतलब समझने में सिंपल सी है, ठीक है ना। हाँ, कोई पेचीदा है नहीं, कुछ भी तो नहीं, बहुत ही आसान, ठीक है। इसका यूज करते हैं अपन किसके अंदर, जहाज के नीचे वाले साइड में लगा देते हैं और वो आसानी से नाप लेता है, बढ़िया है। तो यही था साउंड एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, अगर मतलब साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो उसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसको कम कैसे करते हैं, ये भी तरीका। एंड जैसे आपका क्या है, कोई कॉन्सर्ट हॉल है, ठीक है ना, उसके अंदर मान लो कोई सिंगर आया हुआ है, अगर वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है और ठीक तरीके से सबको सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि हॉल की डिजाइन इस तरीके से, तो अपन क्या करते हैं, एक पैराबोलिक कुछ कर्व ले लेते हैं या सरफेस ले लेते हैं, उसके सामने यहाँ पर स्पीकर रखते हैं उसके फोकस पर, और जैसे उसके फोकस पर रखेंगे तो क्या होगा, सभी के सभी वेव्स, साउंड वेव को कहाँ भेज देगा, पैरेलली भेज देगा, ठीक है ना। और उसके बाद में सबको ठीक तरीके से सुनाई देने लग जाएगा, यहाँ जितने भी सारी ऑडियंस बैठी हुई है, ठीक है ना। हाँ, एक जरूर इनके अंदर एक बात का ध्यान जरूर रखा जाता है कि ये जो इधर वाली दीवारें हैं वो कहीं ना कहीं साउंड को रिफ्लेक्ट ना करने लग जाए, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो इनको ऊपर मस्त तरीके से कुछ ना कुछ कोटिंग की जाती है ताकि साउंड को क्या कर ले, ऑब्जर्व कर ले। कोई बहुत बड़ा हॉल है तो आप देखिए उसकी दीवारें कैसी बनी हुई है ना, या तो दीवारों में छेद होंगे छोटे छोटे ताकि वो साउंड को क्या कर ले, ऑब्जर्व कर ले। होगा कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, या खुरदरी बनाई जाएगी काफी ज्यादा, पर्दे लगे होंगे बहुत सारे, तो ये सब कुर्सियां भी ऐसी होंगी ताकि वो किसको कर ले, सब। अरे भाई वो भी तो कर रहे हैं, अपने कपड़े होते हैं, ये भी साउंड को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुर्सियां कर रही हैं, उनके नीचे मैट बिछा देंगे, वो भी कर ही रहा है। ऊपर वाली जो दीवार है उसको भी किस तरीके से अपने पेंट करा के रखेंगे, ठीक वाला बढ़िया वाला, ताकि वो भी क्या करे, ऑब्जर्व करे। ये सारी चीजें करी जाती हैं, ठीक है ना, इन सबसे बचने के लिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। वरना वही ध्वनि बार बार सुनाई देगी, गाना ऐसा लग रहा है गाना आगे बढ़ ही नहीं रहा, वही सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। हाँ, ये चैप्टर भी बहुत ईजी सा था, छोटा सा था, और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। ये आपका 9th क्लास मैंने अपने एंड से कंप्लीट करा दिया है, और जितने भी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्लीज उनको आप ठीक तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, ओके। इसके बाद अपन 10th की ओर मूव कर रहे हैं, तो 10th वाले बच्चे काफी दिनों से इंतजार भी कर रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।